लक्ष्य क्लासेस देवली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। नीट जेट और सीयूटी बीएससी नर्सिंग लैब असिस्टेंट के जो विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए है उसका जो थर्ड पार्ट है वो आज लेके आया हूं। और आज जो स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से, प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा। और प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो कौन सी राशि है? मूल राशि है। तो जो मूल भौतिक राशियां होती है, मूल भौतिक राशियां वो कितनी होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। मूल भौतिक राशियां टोटल होती है कितनी? 7 मूल भौतिक राशियां होती है। पहली कौन सी होती है? जैसे आपके पहले मूल भौतिक राशि हो गई लंबाई। पहली मूल भौतिक राशि क्या हो गई? लंबाई। दूसरी क्या हो गई बेटा? तापमान। तीसरी मूल भौतिक राशि कौन सी हो गई आपके? द्रव्यमान। द्रव्यमान। चौथी जो मूल भौतिक राशि हो गई वो कौन सी होगी आपकी? समय। समय। पांचवी जो मूल भौतिक राशि होगी वो विद्युत की मात्रा। विद्युत की मात्रा या विद्युत धारा। विद्युत धारा। छठवीं जो मूल भौतिक राशि होगी आपके वो होगी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और जो आपके लास्ट 7वीं मूल भौतिक राशि है प्रकाश की ज्योति तीव्रता। प्रकाश की ज्योति तीव्रता। प्रकाश की ज्योति तीव्रता। ये जो मूल राशियां होती है वो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। अगर इनके मात्रक के बारे में बात करूं, मात्रक के बारे में बात करूं तो जो इनका एसआई मात्रक होता है, कौन सा मात्रक बेटा? एसआई मात्रक। एसआई मात्रक होता है वो क्या क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे लंबाई का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक वो होता है मीटर और उसका सिंबल होता है बेटा एम। तापमान का मात्रक होता है केल्विन। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। उसका सिंबल होता है के। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम। और वो होता है आपका केजी। इसके अलावा समय का मात्रक होता है एसआई सेकेंड। सेकेंड को लिखते हैं बेटा एस। विद्युत धारा एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, वो होता है आपका ए। आपके पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक मोल, और इसको लिखते हैं बेटा एम से। जो प्रकाश की ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। कैंडेला। उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो सीडी। तो मूल भौतिक राशियां कुल कितनी होती है? 7 होती है। लंबाई मीटर, तापमान केल्विन, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल और प्रकाश की ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ये कुल 7 मूल भौतिक राशियां होती है। अगर मैं अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले कुछ इंटर कन्वर्जन और सिखा देता हूं बेटा आपको। मैं इंटर कन्वर्जन और सिखाता हूं ताकि जो आपका इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर आपसे पूछे एक पिकोमीटर, पिकोमीटर, एक पिकोमीटर का मतलब क्या होता है? एक पिकोमीटर, अगर आपसे कोई पूछे एक पिकोमीटर का मतलब क्या होता है, बता देना 10 की पावर -12। एक पिकोमीटर का मतलब कितना होता है? 10 की पावर -12। जैसे आपसे पूछे एक नैनो, एक नैनो मीटर नहीं बता रहा मैं बेटा, पिको शब्द का अर्थ बता रहा हूं। एक पिको का अर्थ क्या होता है? जैसे वो पिकोग्राम पूछे तो भी 10 की पावर -12। एक नैनोमीटर, नैनो शब्द का मतलब क्या होता है? नैनो शब्द का मतलब होता है 10 की पावर -9। 10 की पावर -9 नैनो शब्द का मतलब होता है। एक माइक्रो, माइक्रो शब्द का मतलब होता है 10 की पावर -6। 10 की पावर -6। आपसे पूछे एक मिली, एक मिली, मिली शब्द का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3। अगर आपसे पूछे एक मिली हो गई, आपसे पूछे एक डेसी, एक डेसी, डेसी शब्द को बोलो बेटा डी। एक डेसी शब्द का मतलब होता है बेटा, डेसी शब्द का मतलब होता है आपका जैसे 10 की पावर, डेसी शब्द का मतलब होता है, आपसे पूछे जैसे एक मिली का मतलब क्या पूछा आपको? 10 की पावर -3 पूछा। और एक डेसी शब्द का मतलब पूछे आपसे तो 10 की पावर, जैसे आपको मैंने बताया था कि 1 लीटर बराबर कितने? 1 लीटर बराबर होते हैं सर 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर तो 10 की पावर 3। एक डेसी का मतलब कितना होता है बेटा? एक डेसी का मतलब होता है 10 की पावर 3।
अगर आपसे पूछे एक डेसी शब्द का मतलब कितना होता है, डेसी शब्द का मतलब होता है 10 की पावर 3। और आपसे पूछे एक डेका, एक डेका, डेका में बेटा डीए आता है, एक डेका, डीए, डेका, डेका का मतलब होता है बेटा 10 की पावर 1, या उसको आप 10 भी बोल सकते हो। ये कुछ इंपोर्टेंट इंटर कन्वर्जन मैंने आपको बताए हैं, कुछ इंपोर्टेंट इंटर कन्वर्जन मैंने आपको बताए। जैसे आपसे पूछ ले 1 किलोग्राम, 1 किलो, 1 किलो, किलो शब्द का मतलब पूछे आपसे के, किलो शब्द का मतलब पूछे बेटा तो वो कितना रहेगा आपका 10 की पावर 3 रहेगा, 10 की पावर 3 रहेगा। अगर आपको ग्राम पूछे, बार पूछे तो ग्राम लगा देना, मीटर पूछे, दूरी पूछे तो मीटर लगा देना, और समय पूछे तो सेकंड लगा देना। या आपके इंटर कन्वर्जन में ना आपको कुछ बताए हैं। क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा, अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? जिस बच्चे को आ रहा है बेटा वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होने वाला है? क्या होने वाला है प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक? सर जी ने अभी बताया कि जो 1 किलोग्राम होता है, ये तो किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। और आपका मोल किसका होता है? पदार्थ की मात्रा का होता है, पदार्थ की मात्रा का होता है। तो बेटा जो कैंडेला होता है ये किसका मात्रक होता है? प्रकाश की ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। प्रकाश की ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है बेटा? प्रकाश की ज्योति तीव्रता होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 15.15 पिकोमीटर का मूल इकाई में क्या मान होगा? अभी बताया 1 पिको का मतलब बताया था 10 की पावर -12। मीटर पूछ रहा है तो यहां पर भी क्या लगा दो? मीटर मीटर हो गया। मतलब 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -12। तो वो कितने में पूछ रहा है? 15.15 पिकोमीटर में कितने मीटर होंगे? मूल इकाई तो मीटर ही होती है बेटा। लंबाई की, दूरी की मूल इकाई क्या होती है? मीटर होती है। तो कितना हो जाएगा आपका सर? 15.15 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। 12 मीटर अगर मीटर में पूछे तो 10 की पावर -12 जैसे वो पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा बेटा? जब भी ध्यान से देखो, जब भी आपसे पिकोमीटर से मूल इकाई के लिए पूछे, कोई से भी मूल इकाई पूछे, वो मीटर पूछे, ग्राम पूछे, कुछ भी पूछे, तो 1 पिकोमीटर, 1 पिको शब्द का मतलब कितना बताया था आपको? 1 पिको शब्द का मतलब आपको बताया गया था कितना? 1 पिको शब्द का मतलब, 1 पिको शब्द का आप 1 पिको का मतलब बताया था 10 की पावर -12। तो 15.15 पिकोमीटर ही दे रखा है उसने, तो कितना मीटर आ जाएगा बेटा? 10 की पावर -12 से गुणा कर दूंगा। कितने से गुणा कर दूंगा बेटा? 10 की पावर -12। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहले ठीक कर लो बेटा। एक ऑप्शन इसका 10 की पावर -12 आने वाला है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या जाने वाला है? कमेंट में बता दीजिए बेटा क्या होने वाला है। सर 15.15 10 की पावर -12, यह आपका सी ऑप्शन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारेनहाइट पैमाना, फारेनहाइट पैमाने में मापा गया तापमान कितना है? 300 डिग्री केल्विन है। फारेनहाइट है तो इसका सेल्सियस पैमाने में मान होगा। आपको मैं बता देता हूं कि अगर फारेनहाइट पैमाना आपको दे रखा है और सेल्सियस में पूछा तो ये फॉर्मूला लगाओ, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो ये तापमान किस में मिल जाएगा आपको? फारेनहाइट में मिल जाएगा। तो फारेनहाइट, ये रिलेशन याद रखो बेटा, सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट पैमाने में संबंध। सेल्सियस व फारेनहाइट पैमाने में संबंध कौन सा है? सेल्सियस पैमाने व फारेनहाइट पैमाने में संबंध कौन सा है बेटा? सोल्व करके बता दो, जिसको आ रहा है वो कमेंट करके बता दो। तो फारेनहाइट में पूछ रहा है वो, तो सर कितना दे रखा है हमें? फारेनहाइट में कितना दे रखा है? फारेनहाइट में हमारे पास दे रखा है और वो सेल्सियस में पूछ रहा है। तो फारेनहाइट में आपको 300 दे रखा है। ये फारेनहाइट में कितना दे रखा है? 300। ये 9/5, इसको मैंने x मान लिया। या आपके पास कितने हो गए? 32। तो बेटा अब की बार कितने हो जाएंगे सर? ये 300 = 9x/5
ये कितने हो जाएंगे बेटा 9x अपॉन 5 प्लस 32। तो बेटा कितना एलसीएम आ जाएगा सर, ये 300 एलसीएम आ गया 5। कितना एलसीएम आ गया 5। ये 9x प्लस इनको मल्टीप्लाई करने पर कितने हो जाएंगे 160। 5 दूनी 10 15 160 हो गए। तो अब कितना आंसर आने वाला है कि सर इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे 1500 9x प्लस 160। तो आपके पास कितने बच गए 1500 माइनस 160 बराबर 9x। और 1500 में से 160 गए तो कितने बचे बेटा, ये 1500 में से 160 गए तो कितने बच गए लगभग 140। सॉरी लगभग आपके पास कितने बचेंगे 1340, क्योंकि 60 1400 और 100 1500 बराबर 9x और x बराबर कितना आ जाएगा 1340 अपॉन 9। तो भाग जा रहा है बेटा किसका 9 का भाग 2। सर 9 एकम 9 9 2 18 होता ही नहीं है। यहाँ पर एक बार गया तो कितने बच गए सर, ये या आपके पास बच जाएंगे 444। फिर हो जाएंगे 9 चौका 36। कितने हो जाएंगे बेटा 36। तो आपके पास कितने बच जाएंगे 8, ये 0, फिर आपके पास 0 बच जाएंगे 9 8 72, 9 8 72, फिर 8 बच जाएंगे, फिर पॉइंट लगा दो कितना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा बेटा 140.8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। देखते हैं इसमें ऑप्शन मिल रहा है क्या 148.8 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आपका 148.8 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको सभी को समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन तो कमेंट करके बताइए कैसे करना है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अगर आपको दे रखा है और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पूछे या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में पूछे, ये संबंध बताना है। सेल्सियस पूछा तो मैंने सेल्सियस को x मान लिया, फ़ारेनहाइट को इधर मान लिया। तो बेटा आपको सॉल्यूशन पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखो ये 300 लिख दिया, बिल्कुल सर बराबर ये 5 एलसीएम आ गया, ये 5 का भाग 5 में लगाया एक बार, फिर 9x से गुणा किया और ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक बार, 5 बार भाग गया, 5 को 32 से गुणा किया 160 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये आपके पास 1500 आ गए 9x प्लस 160। इसको इधर प्रतिस्थापन किया, ये माइनस का 160, ये 1340 आपके पास बच गए। 1340 अगर आपके पास बच गए तो ये 9x और 9 का भाग लगाया 148.8 डिग्री सेल्सियस आ गया। उम्मीद करता हूं अगर ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया तो बेटा आप कमेंट करके बताइए, यस कर दीजिए बेटा, यस। लक्ष्य क्लासेस देवली लिख दीजिए बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा आपको लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट और जो सीयूटी लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों के लिए ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस पैमाने का मान बराबर होता है। देखो बेटा वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर पूछ रहा है। अगर मैं पूछूं कि फ़ारेनहाइट तापमान मेरे पास कितना है x डिग्री, तो सेल्सियस भी बराबर तो x डिग्री होगा ना, वो ताप पूछ रहा है। तो फॉर्मूला जानते हो ना आप, फ़ारेनहाइट डिग्री बराबर 9/5 ये सेल्सियस प्लस 32, तो इसको मैंने x माना बराबर, तो ये 9/5 इसको भी कितना मान लिया मैंने x मान लिया, या आपका 32 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा एलसीएम, सर ये x बराबर एलसीएम हमारे पास 5 आ गया। कितना एलसीएम आ गया 5, 5 से 5 का डिवाइड किया एक बार, सर ये 9x और प्लस सर ये यहाँ पर एक है 5 बार और इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा 160। तो ये इसको इधर किया तो 5x बराबर ये 9x प्लस 160 और आपके पास क्या जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा, इसको इधर लाऊंगा ये 5x माइनस 9x बराबर 160, तो ये माइनस का 4x बराबर 160 और x बराबर सर माइनस का 160 बटेवा 4, तो कितनी बार चल गया माइनस का 40 डिग्री। मतलब बेटा आपका ये माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होगा और सेल्सियस भी होगा। मतलब थर्मामीटर में जब आप तापमान चेक करोगे ना तो ये माइनस का 40 डिग्री ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट में भी आपको माइनस का 40 डिग्री मिलेगा और सेल्सियस में भी आपको कितना मिलेगा माइनस का 40 डिग्री मिलेगा। तो कैसे करना है, दोनों तापमान को बराबर मान रहा है तो दोनों को x मान लिया, दोनों को x मान लिया और बेटा ये रिलेशन जानते हो तो इसमें वैल्यू रखिए, सॉल्यूशन करके मैंने आपको बता दिया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बेटा लक्ष्य क्लासेस देवली लिख दीजिए चैट बॉक्स में, यस। क्वेश्चन का सभी आंसर दो, ऑप्शन बता दीजिए अगर आपको ये समझ में आ गया हो अच्छी तरह, तो यस लिख दीजिए बेटा कमेंट में। सब भाइयों को कह रहा हूं
सभी को कह रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। 300 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में बदलिए। और आपको कल भी बताया था मैंने कि 1 लीटर बराबर बेटा 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और 1 लीटर में डेसीमीटर क्यूब कितना होता है? सर 1 डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर होता है। वो सेंटीमीटर क्यूब से कहां जा रहा है? डेसीमीटर क्यूब में जा रहा है। तो एक बात बताओ, जब 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना डेसीमीटर होगा? सर 1/1000 डेसीमीटर क्यूब होगा। देखो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर बराबर आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। बिल्कुल, 1 डेसीमीटर क्यूब में भी कितने सेंटीमीटर क्यूब हुए? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब हो जाएंगे? सर 1/1000 डेसीमीटर क्यूब हो जाएंगे। वो कितने सेंटीमीटर क्यूब के लिए पूछ रहा है? 30 सेंटीमीटर क्यूब को किस में लेके जाओ आप? डेसीमीटर क्यूब में। तो 30 इंटू 1/1000 डेसीमीटर क्यूब। बताओ इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन आप बताओ बेटा। यस आप बताओ सभी, इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? सर ये 0 से 0 कट गया, आपके पास कितना बचेगा? सर ये बच जाएगा 0.03 क्योंकि 2 बच गए ना, तो 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे। 0.03 डेसीमीटर क्यूब। ऑप्शन में है क्या? 0.03 कौन सा है ऑप्शन? पहला ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। 0.03 डेसीमीटर क्यूब इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। यस कर दीजिए बेटा अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यस यस कर दीजिए, उम्मीद करता हूं पूरा समझ में आया होगा। कैसे करना है दोबारा एक बार और बता रहा हूं। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, बराबर 1000 मिलीलीटर होता है और बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हुए? सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर में क्यूब में कितने? 1/1000 डेसीमीटर क्यूब। तो 30 में सर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.03 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। आपको प्रकाश की चाल दे रखी है 3.0, यहां पर 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश किरण का जो समय है वो भी दे रखा है। समय कितना दे रखा है? 2.00 नैनो सेकंड में दे रखा है। तो बेटा यहां पर जो आपका प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग, प्रकाश किरण का वेग वो तो कितना दे रखा है? प्रकाश किरण का वेग कितना दे रखा है? 3.00 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 2.00 नैनो सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो मतलब टी टाइम कितना दे रखा है? 2.00 नैनो सेकंड। और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस, डी पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि वेग और डिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो होता है वेग बराबर दूरी बटेवा समय या विस्थापन बटेवा समय, दूरी बटेवा समय। क्योंकि विस्थापन भी तो दूरी होती है पर वो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है। तो बेटा आपका डी बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू टी हो जाएगा। लेकिन जो आपका यहां पर यूनिट है वो आपको सेम करनी पड़ेगी। तो आपको मीटर पर सेकंड में वेग दे रखा है और टाइम दे रखा है नैनो सेकंड में। तो बेटा इसको भी किस में बदलो? टाइम को सेकंड में बदलो। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नैनो का मतलब होता है बेटा 10 की पावर -9, 10 की पावर -9। तो आपके पास क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 2.0 नैनो सेकंड। इसको सेकंड में बदलना है आपको। तो 2.0 इंटू 10 की पावर -9 सेकंड हो जाएगा। मतलब टाइम कितना हो जाएगा? 2.00 इंटू 10 की पावर -9 सेकंड। तो अब तो फॉर्मूला लगाना है क्या? d बराबर v इंटू टी। सर d बराबर 3.00 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इंटू सर टाइम कितना दे रखा है आपको? 2.00 इंटू 10 की पावर -9 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया तो मल्टीप्लाई करो। अब ये मल्टीप्लाई करो बेटा। तो ये कितने आ गए आपके पास? सर ये 0 कितने जीरो लग जाएंगे आपके पास टोटल? सर ये 4 जीरो लग जाएंगे। कितने के बाद में पॉइंट लगा दो? 2 और 2 4। सर ये आपके पास आ गए कितने आ गए? 6। कितने आ गए बेटा आपके पास में? ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गए 6.000 इंटू ये कट जाएगा बेटा। ये पावर देखो पावर कितनी बेटा आपके पास में? एक 10 की पावर 8 है और एक 10 की पावर -9 है। 10 की पावर
-9 है तो ये कट गई, तो आपके पास कितना आया, ये आपके पास आ गए इंटू 10 की पावर -1 बचेगी, 10 की पावर -1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 इंटू 10 की पावर -1, 6 इंटू 10 की पावर -1। और -1 का मतलब जानते हो बेटा आप, -1 का मतलब 6 इंटू 10 की पावर -1। आपके पास ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन के क्या क्या है दे रखा है बेटा, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपके पास में। एक दे रखा है 0.060 मीटर, एक दे रखा है 6.00 मीटर, और एक आपके पास दे रखा है 0.600 मीटर, और एक आपके पास दे रखा है 0.006 मीटर। तो बेटा आपके पास में ऑप्शन तो कैसे नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखो, ऑप्शन कैसे नहीं आ रहा आपके पास में बेटा। आपके पास में मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास नैनो सेकंड से उसमें गए तो 10 की पावर सेकंड में गए तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा ये डी बराबर, इसको ऐसे कर लो 300 इंटू 10 की पावर 8, बिल्कुल पॉइंट हटाया तो नीचे 100 से डिवाइड कर दिया, इंटू 200 इंटू 10 की पावर -9, ये बेटा 100 से यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो आपके पास कितना बचा, 3 दूनी 6 इंटू 10 की पावर, ये कट गया तो कितना बचा 10 की पावर -1, कितना बच गया 10 की पावर -1। और 10 की पावर -1 का मतलब ये लिख सकते हो आप बेटा 6/10, कितना लिख सकते हो 6/10, और 6/10 को लिख सकते हो आप 0.6, क्या लिख सकते हो 6/10 को क्या लिख सकते हो 0.6 मीटर। ये आ रहा है बेटा आंसर, तो 0.6 मीटर, 0.6 मीटर आ रहा है क्या, देखो ऑप्शन में ऐसा है क्या, 0.6 मीटर ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ये सी ऑप्शन बेटा 0.6 मीटर। तो आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है 0.6 मीटर आपका आंसर होने वाला है। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे करना है, अच्छे से समझना है बेटा क्वेश्चन को। क्या आपको वेग दे रखा है 3.00 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 2.00 नैनो सेकेंड, और वो आपसे पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगा। तो जब आपका वेग आपके पास है, टाइम आपके पास है, दूरी पूछ रहा है, तो वेग बराबर दूरी बटेवा समय, मतलब डी बराबर बी इंटू टी। फिर आपने देखा कि इसका मात्रक है मीटर सेकेंड इनवर्स, और इसका है नैनो सेकेंड, तो मतलब टाइम यहाँ पर नैनो सेकेंड में है, वहां पर सेकेंड में है। तो नैनो से जब सेकंड में आना है, नैनो सेकंड से सेकंड में आना है, तो 10 की पावर -9 से आपने गुणा कर दिया, टाइम भी आपका सेकंड में बदल गया। फिर आपने क्या किया, d बराबर v इंटू टी, ये 3.00, ये 2.00 बटेवा, ये देखो मैंने सिंपल करने के लिए क्या किया, इसको पॉइंट हटा दिया, 3/100 इंटू 2/100, पॉइंट हटाते 100 लगा दिया, 0 से 0 कट गए, 10 की पावर -9, तो फिर ये 10 की पावर -1 बच गई, 6/10, और 10 है तो ऊपर क्या लिख सकते हो 0.6 मीटर। अगर बेटा ये क्वेश्चन अभी भी समझ में आ गया है आपके, तो कमेंट में बता दीजिए, यस कर दीजिए बेटा, मुझे लग जाएगा सच में ही, नहीं तो कंफ्यूज रहता है बेटा आपकी कमेंट, क्वेश्चन लिख के आप यस कर दीजिए कि सर हाँ हमें समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन, यस कर दीजिए सभी बच्चे, यस कर दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, 0.008 में सार्थक अंकों का मान कितना होता है। तो पहले कुछ रूल बताता हूं सार्थक अंकों के, सिग्निफिकेंट फिगर के सार्थक अंकों के कुछ रूल। सार्थक अंक का जो पहला रूल है वो क्या है कि सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। पहला याद रखना रूल, सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। गैर शून्य का मतलब होता है बेटा 1 से लेकर 9 तक के सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है बेटा कि दूसरा रूल ये देखना बेटा कि आपके जो गैर शून्य अंक से पहले शून्य हो तो शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाता, सार्थक अंक नहीं माना जाता, सार्थक अंक नहीं माना जाता है, सार्थक अंक नहीं माना जाता है। तीसरा रूल याद रखना बेटा, गैर शून्य अंक के बाद में क्या हो, गैर शून्य अंक के बाद में शून्य हो तो उन्हें
सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक माना जाता है, सार्थक अंक माना जाता है। फोर्थ रूल आप ध्यान से देखना बेटा, फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल ये है कि दशमलव के दाईं ओर, मतलब ये दशमलव है इधर की दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर के सभी अंक शून्य होते हैं, सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, सभी अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। दशमलव के दाईं ओर के सभी अंक सार्थक होते हैं। और बेटा किसी वस्तु की गणना के लिए, लास्ट रूल फिर इनके एग्जाम्पल बताऊंगा, किसी वस्तु की गणना के लिए सार्थक अंक अनंत तक होते हैं। कहां तक होते हैं बेटा? अनंत तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। ये इसके कुछ रूल है और इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मैं आपको पहले एग्जाम्पल से बताता हूं। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे दे दिया कि 1 पॉइंट ऐसे दे दिया, 1.23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मतलब सार्थक अंक होंगे। तो अभी बताया मैंने कि सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक। तो इसमें एसएफ कितने होंगे? 3। सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे लिख देता, 0.006 में कितने सार्थक अंक होते हैं? तो गैर शून्य के पहले जो शून्य होता है उसको सार्थक अंक नहीं माना जाता। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता बेटा? केवल 1 होता, क्योंकि गैर शून्य के पहले जो शून्य है उसको सार्थक अंक नहीं कहते। जैसे मैं लिख देता आपको 0.0606, इसमें सार्थक अंक कितने होते हैं बेटा? गैर शून्य वाले से पहले को सार्थक अंक नहीं कहेंगे, लेकिन बीच वाले को सार्थक अंक कहेंगे। तो कितने हो जाते? सार्थक अंक हो जाते आपके पास में 3। जैसे मैं आपको लिख देता 6.006, ऐसे लिख देता 6.006। तो ये कितने सार्थक अंक होते? सार्थक अंक कितने होते? यहाँ पर सार्थक अंक कितने होते बेटा? 6.006 कितने हो जाते? यहाँ पर आपके पास सार्थक अंक हो जाते 1, 2, 3 और 1, 4 सार्थक अंक हो जाते। कितने हो जाते? 4 सार्थक अंक हो जाते आपके पास में। मैं इसे बोल देता कि 12 पेन। कितने पेन? 12 पेन। अब ये संख्याओं की गणना कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 12.0 पेन। तो दशमलव की दाईं ओर है तो सार्थक अंक है, तो कितने सार्थक अंक हो जाते? सर 3। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 12.00 पेन, तो कितने हो जाते? सर 2 और 2 सार्थक अंक 4 हो जाते। मैं ऐसे लिख देता 12.00 पेन, तो कितने हो जाते? सर 3 और 2 5 हो जाते। मैं ऐसे लिख देता 12.0000 पेन, तो कितने हो जाते सार्थक अंक? सर इधर दाईं ओर के सभी को अपन सार्थक अंक बोलते हैं। बाईं ओर के, दाईं ओर नहीं बेटा, ये बाईं ओर है। ये कौन सी ओर है? यहां पर लिख दो, सभी थोड़ा सा कंफ्यूज, ये सही करो बेटा, बाईं ओर है। जैसे मान लो बेटा यहां पर ये 6 पॉइंट है, इधर 0, जितने भी आएंगे वो सभी सार्थक अंक में गिने जाते हैं। तो आपके पास सार्थक अंक कितने हो जाते हैं? ये सर गणनाओं के लिए तो 2 और 2 4, 2 6 हो जाते। तो इस प्रकार सार्थक अंकों को आप तो कितने तक हो सकती है? सर ये अनंत तक इसको लिख सकते हो। तो सार्थक अंक कितने हो सकते हैं? इसके अनंत हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं और गैर शून्य से पहले जो शून्य होता है उसको सार्थक अंक नहीं माना जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा सब। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बताओ, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। गैर शून्य से पहले के शून्य जो सार्थक अंक नहीं होते। तो बेटा ये गैर शून्य है, इसके पहले शून्य है, तो सार्थक अंक कितना होगा? कमेंट में कर दीजिए बेटा, सब कमेंट में बताइए कितना होगा। सर पहला होगा, कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि गैर शून्य से पहले के सार्थक अंक को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता, शून्य को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता, तो कितना होगा? 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 0.125 को 3 सार्थक अंकों तक निकटतम कीजिए। आपके पास दे रखा है 0.1525। ये बेटा राउंड फिगर का क्वेश्चन आ गया।
यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है राउंड अप। अब राउंड अप के भी कुछ नियम है। पहला नियम देखो ध्यान से कि जिस संख्या का आप राउंड अप कर रहे हो, जिस संख्या का आप राउंड अप कर रहे हो वो संख्या अगर 5 से बड़ी है तो उससे पहले की जो संख्या है उसमें कितना ऐड कर देते हैं, +1 ऐड कर देते हैं। जिस संख्या का आप राउंड अप कर रहे हो वो संख्या कितने से बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो उसके पहले वाली संख्या में, तो उसके पहले वाली संख्या में कितना ऐड कर देते हैं, +1 ऐड कर देते हैं। दूसरा, अगर वो संख्या जिसका आप राउंड अप कर रहे हो वो 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है, तो बेटा उसके पहले वाली संख्या में कोई चेंज नहीं होता है। तीसरा रूल ध्यान से देखना, अगर वो संख्या इक्वल है, जिस संख्या का आप राउंड अप कर रहे हो वो 5 की इक्वल है, तो यहां पर 2 लगाओ। अगर उसके पहले वाली संख्या सम है तो वहां पर भी नो चेंज रहेगा। अगर उसके पहले वाली संख्या कैसी है, विषम है, तो बेटा उसके पहले वाली संख्या में कितना ऐड कर देते हैं, +1 ऐड कर देते हैं। रूल समझ लो राउंड अप करने के, निकटतम करने के, कि जिस संख्या का आप राउंड अप कर रहे हो वो 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली संख्या में +1 ऐड कर दो। अगर 5 से छोटी तो उसके पहले वाली संख्या में कोई चेंज मत करो और उस संख्या को तो आप हटा दो जिसका राउंड अप कर रहे हो। जो संख्या अगर जिसका राउंड अप कर रहे हो, निकट कर रहे हो, वो संख्या अगर 5 के बराबर है और उसके पहले वाली सम संख्या है तो वहां पर नो चेंज रखो। उसके पहले वाली संख्या में कोई चेंज मत करो, पीछे वाली तो आप हटा सकते हो। और जिस सर उसके जस्ट पहले वाली संख्या अगर विषम है तो उसमें कितना ऐड कर दो, +1 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो, +1 ऐड कर दो। तो बेटा यहां पर आप बता सकते हो कि जिस संख्या का आप राउंड अप कर रहे हो पहले तो 3 सार्थक अंकों तक करना है। यहां पर अभी सार्थक अंक कितने हैं सर, सार्थक अंक अभी 4 है क्योंकि सभी गैर शून्य अंक है ये चारों की चारों, तो 4 सार्थक अंक है। तो इसको राउंड अप करके सर इसका राउंड अप कर रहे हैं, ये किसके बराबर है सर, 5 के बराबर है। और उसके पीछे वाली ये संख्या सर कौन सी है, ये सर सम है, तो इसको तो हटा सकते हैं लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि अगर वो संख्या 5 के बराबर है जिसको आप राउंड अप कर रहे हो और उसके पहले वाली सम है तो नो चेंज रहता है। तो कितना लिख सकते हैं 1.52। इसमें सर सार्थक अंक कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। सारे के सारे ऑप्शन गलत है बेटा, ये यहां पर ऑप्शन ही गलत दे रखा है। 0.1525 को सार्थक अंक, 3 सार्थक अंकों तक गलत दे रखी है बेटा ये ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन आपका होगा 0.152। 0.152 ये राउंड अप करने का तरीका था। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, मैं ऐसे लिख देता 0.1535। तो अगर मेरे को इसको उठाना था, अब इसके पहले वाली कौन सी है सर, विषम है, तो इसको आप कितने तक लिख सकते हो, 3 सार्थक अंकों तक 154 लिख सकते हो। इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे, 3 होंगे क्योंकि सभी गैर शून्य अंक है। जैसे मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, मेरे पास ऐसी होती 0.1546, 5 से बड़ी है, इसको हटाना है मुझे, तो ये बेटा 5 से बड़ी है तो आगे वाली में +1 ऐड हो जाएगा और इसको आप 0.155 लिख सकते हो। इसमें सार्थक अंक पूछे तो इसमें भी कितने हैं, 3 है। अगर मेरे पास ऐसी होती 0.155, ये 5 है और पीछे वाली बेटा, पीछे वाली सर विषम है, तो इसको क्या लिखोगे आप 0.156 लिखोगे क्योंकि अगर 5 के बराबर है जिसको हटाना है तो उसके पीछे वाली विषम है तो उसको बेटा 1 ऐड कर देते हो, तो यहां पर भी सार्थक अंक कितना होगा, 3 होगा। मैं ऐसे लिख देता 0.1522। ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये संख्या बेटा 5 से छोटी है, इसको मुझे हटाना है तो इसको क्या लिखूंगा 0.152 लिखूंगा। क्या लिखूंगा 0.152। तो आपको राउंड अप करने के रूल भी सिखाया मैंने, निकटतम करने के रूल क्या है कि जिस संख्या को आप राउंड अप कर रहे हो वो संख्या अगर 5 से बड़ी है तो जस्ट उसकी पीछे वाली अगली पहले वाली संख्या में आप कितना ऐड कर सकते हो, +1 ऐड कर सकते हो और उसको हटा सकते हो। अगर आपकी जो संख्या है जिसको आप राउंड अप कर रहे हो वो संख्या अगर 5 से छोटी है तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर जो संख्या जिसको आप राउंड अप कर रहे हो वो 5 के बराबर है
और उसके पहले वाली संख्या सम है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और जिस संख्या को आप राउंड अप कर रहे हो उसके पहले वाली संख्या विषम है तो उसमें कितना ऐड कर दोगे, +1 ऐड कर दोगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन गलत है बेटा, 0.152 जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.001 0.02 को उचित सार्थक अंकों के रूप में जोड़िए। देखो बेटा यहां पर मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूं सार्थक अंकों के रूप में। देखो 0.001 है प्लस 0.001 में कितना ऐड करना है, प्लस करना है आपको 0.02 ऐड करना है। तो मैं आपको बता देता हूं जब भी सार्थक अंकों में जोड़ा जाता है तो बेटा डेसिमल पॉइंट देखते हैं, डेसिमल पॉइंट दशमलव का चिन्ह देखते हैं। तो दशमलव का चिन्ह सर कितनी संख्या के बाद में, 1 2 और 3 के बाद में है, और नीचे वाली में डेसिमल पॉइंट कितने के बाद में सर, 1 और 2 के बाद में है। और याद रखना बेटा इसका जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो तो 1 2 0 और 0 आना चाहिए। ये एक्चुअल आंसर है इसका, एक्चुअल आंसर तो इसका यही होगा। लेकिन सार्थक अंकों के रूप में जोड़े तो बेटा लेस डेसिमल पॉइंट को प्रायोरिटी देते हैं। लेस जो डेसिमल पॉइंट होता है, लेस डेसिमल पॉइंट होता है, मतलब जो कम दशमलव वाला है उसके रूप में लिखेंगे। तो बेटा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर कितने हैं सर, लेस 2 है। तो बेटा इसको करेक्ट आंसर इसका होगा वो क्या होगा बेटा आपका 0.02। ओनली करेक्ट आंसर क्या होगा 0.02। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि जोड़ मैंने सिखाया जब भी सार्थक अंकों के रूप में जोड़ में डेसिमल पॉइंट चेक करो, इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो आप जो संख्या लिखोगे ना वो संख्या ओनली कितने डेसिमल तक लिखोगे, जोड़ करके ओनली 2 डेसिमल तक लिखोगे तो आपका ये आंसर होगा। इसमें करेक्ट आंसर दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल सर, इसका आंसर क्या होगा बी। बताओ आपको समझ में नहीं आया हो तो एक और क्वेश्चन जैसे मैं आपको बोल दूं, जैसे मैंने बोल दिया 1.314 प्लस करो 2.364 ऐड करो, तो आपका जोड़ने पर कितना आ रहा है सर 4, ये 7, ये 6 और ये 3। ये तो आपका एक्चुअल आंसर आया। ये तो कौन सा आंसर आया, एक्चुअल आंसर आया। लेकिन बेटा यहां पर डेसिमल पॉइंट चेक किया तो कितना आया सर 1 2 3 के बाद में 3। यहां पर सर डेसिमल पॉइंट चेक किया तो कितने के बाद में आया, 1 और 2 के बाद में आया। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो कितने डेसिमल तक होगा, ओनली करेक्ट आंसर होगा वो आपका 2 डेसिमल तक होगा। 2 डेसिमल मतलब 3.67 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका आंसर सही नहीं होगा। बताओ इसी प्रकार बाकी करते ना बेटा, बाकी में भी सेम ही काम होता है, बाकी में भी सेम ही काम होता है। जैसे 0.02 में से माइनस करना है आपको 6.031 माइनस करना है, या नहीं तो आप ऐसे लिख लो 6.07 में से आपको माइनस करना है 78 में से आपको माइनस करना है ये 6.03। यहाँ डेसिमल पॉइंट चेक करो सर 1 2 3 के बाद में आ रहा है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट चेक करो सर कितने के बाद में आ रहा है, 1 और 2 के बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर 8 का 8 7 में से गया तो 4, ये 0 और ये 0। तो ये आपका एक्चुअल आंसर है, ये एक्चुअल आंसर है। लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका बेटा करेक्ट आंसर 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखो तो ये होगा 0.04 ओनली, ये करेक्ट होगा बेटा। जोड़ में और बाकी में किया जाता है, गुणा में बेटा मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा तो क्वेश्चन के माध्यम से वहां पर सिखाऊंगा, ठीक है। ये जोड़ और बाकी सिखा दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो कितना था बेटा आपका 0.02। सभी बच्चों को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.0051 में सार्थक अंक होंगे। अभी बताया था कि गैर शून्य से पहले के सभी अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट में इसका आंसर बताओ, बताओ भाई 0.00051 में सार्थक अंक होंगे, बता दो सभी बच्चे, बता दो, हर एक बच्चा बता दो। तो बेटा ओनली ये 2 ही तो गैर शून्य अंक है, उसके पीछे वाले सार्थक अंक नहीं होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है आपका सी होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिकोमीटर को लिखा जा सकता है, अभी बताया जब भी पिको शब्द आ जाए तो 10 की पावर -12, तो बेटा इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से किस अवस्था में अंतर आणविक बल अधिकतम होता है। आप भी जानते हो जो ठोस होते हैं, ठोस उनके कण बहुत पास पास होते हैं, ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो कण पास पास में होते हैं वो किसके होते हैं, ठोस के होते हैं, ठोस के होते हैं। अगर आपसे पूछे जाए द्रव, सर द्रव के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान होता है। आपसे पूछा जाए सर क्या गैस, गैस में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। इसी कारण जो गैस के कण है वो सभी दिशाओं में गति कर सकते हैं, क्योंकि गैस के कणों के बीच में काफी रिक्त स्थान होता है। यह आपका द्रव, यह आपका गैस और यह आपका ठोस। तो ठोस के कण बहुत पास पास क्यों है, क्योंकि गैस ठोस में जो कण है ना उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है। तो राइट आंसर बता दो बेटा इसका, सभी निम्न में से किस अवस्था में अधिकतम अंतर आणविक बल होगा, बता दो भाई सभी। तो क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर ठोस होगा। प्लाज्मा होती है पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है, पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था, सबसे गर्म अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा। पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। और पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था आपसे पूछ ले, पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था, पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था, पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था वो होती है बेटा आपकी बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लिख लेना बेटा आप, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था होती है। तो सबसे ज्यादा जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है सबसे ज्यादा वो होता है ठोस में, फिर होता है बेटा आपका द्रव में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। इसी कारण जो गैस के कण होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। चलो बेटा आ गया होगा समझ में, यस सर आ गया, पूरी अच्छी तरह बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलो। गैसीय अवस्था में गैसीय अणु कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, गैसीय अणु गति कर सकते हैं केवल एक दिशा में। अभी बताया मैंने कि गैस के कणों के बीच में काफी रिक्त स्थान होता है, तो सभी दिशाओं में क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है बेटा कि केवल एक पथ पर, गलत है, सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से वो गति कर सकते हैं। क्योंकि कारण क्या लिखोगे, क्योंकि गैस के कणों में, गैस के कणों के मध्य क्या होते हैं, गैस के कणों के मध्य अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। बेटा रिक्त स्थान होगा तो वो हर दिशा में गति कर सकता है ना, बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, इसलिए गैस के कण होते हैं वो सभी दिशाओं में गति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गैसीय अणु अत्यधिक संपीड़ित होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि गैस के अणु जो अत्यधिक संपीड़ित का मतलब उनके ऊपर दाब लगाकर उनको पास में लाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उनके मध्य बेटा काफी रिक्त स्थान होता है। तो गैस के अणु अत्यधिक संपीड़ित होते हैं क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में क्या होता है, अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, इसलिए उनको दाब लगाकर पास में लाया जा सकता है, उनको संपीड़ित किया जा सकता है। ठोस को संपीड़ित कर सकते हो क्या, सबसे जो कम संपीड़ितता का गुण होता है वो ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, और सबसे ज्यादा संपीड़ितता का गुण होता है वो गैस में होता है, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में काफी रिक्त स्थान होता है। तो गैस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान अत्यधिक होता है, इस कारण उनको अत्यधिक संपीड़ित किया जा सकता है। निम्न में से किस परिवर्तन द्वारा पदार्थ की एक अवस्था को बदला जा सकता है। जैसे मेरे पास बर्फ है, ये बर्फ है, अब इसको मेरे को द्रव में, पानी में बदलना है, तो इसको थोड़ा सा ताप दूंगा तभी तो बदलूंगा ना। तो ताप परिवर्तन के द्वारा जैसे इसको ताप मिलेगा, ये H2O किस में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा, और इसको ताप मिलेगा तो ये किस में बदल जाएगा बेटा आपका, ये H2O आपका जलवाष्प में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, जलवाष्प में। बर्फ ठोस, जल ठोस अवस्था में तो बर्फ होता है, द्रव अवस्था में, सॉरी बेटा यहाँ पर लिक्विड लिखो, अगर द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है तो जल होता है, और गैस अवस्था में जलवाष्प कहते हैं। तो ताप मिलने पर ही तो वो भाप बनेगा जल से। तो पदार्थ परिवर्तन किसके द्वारा, ये देखो ये ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था है, और ये गैस अवस्था है।
यहां से यहां तक जाने की प्रोसेस होती है उसको गलन कहा जाता है। ठोस से द्रव जाने की और ठोस से गैस जाने की अवस्था क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। तो एक चीज बताओ, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किसके द्वारा कर सकते हैं? बताओ बेटा, तापमान में परिवर्तन करके आप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो। आज की ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए हैं। उम्मीद करता हूं पूरे समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।